1970 में अरब दुनिया में ऐसे दो लीडर्स आए जो मिडिल ईस्ट की तारीख में बहुत अहम किरदार अदा करने वाले थे। पहले लीडर थे अनवर सादात, जो जमाल अब्दुल नासिर के इंतकाल के बाद अक्टूबर में मिस्र के नए सदर बने। दूसरे अरब लीडर थे शाम के हाफिजुल असद, जिन्होंने अगले माह नवंबर में शामी फौज की मदद से इक़्तिदार पर कब्जा किया। शाम और मिस्र दोनों ही 67 की 6 रोज़ा जंग में इसराइल के हाथों जख्म खा चुके थे। मिस्री इलाकों सहराए सीना और शाम के इलाकों गोलान हाइट्स पर उस वक्त यहूदी कब्जा बरकरार था। अनवर सादात और हाफिजुल असद दोनों ने ये खोए हुए इलाके इसराइल से वापस लेने के लिए सरप्राइज अटैक का एक प्लान बनाया। लेकिन इस राज को, इस खुफिया प्लान को मिस्र में मौजूद एक इसराइली एजेंट ने फाश कर दिया। चौथी अरब इसराइल जंग में इस जासूस का क्या किरदार था? आखिरी बड़ी अरब इसराइल जंग कैसे लड़ी गई? इसका अंजाम क्या हुआ? मैं हूं फैसल उड़ाइच और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज अरब इसराइल वॉर्स के आखिरी हिस्से में हम आपको यही कहानी दिखाएंगे। 5 अक्टूबर 1973 की रात लंदन में एक मिस्री जासूस और मोसाद चीफ की हंगामी मुलाकात हो रही थी। ये मिस्री जासूस जो इसराइल के लिए काम करता था, इसका कोड नेम दी एंजल था। जासूस दी एंजल ने मोसाद चीफ को बताया कि मिस्र और सीरिया कल शाम 6 बजे इसराइल पर हमला करेंगे। मोसाद चीफ के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मायर को ये खबर पहुंचा दी। अगले रोज 6 अक्टूबर की सुबह 8 बजे तल अबीब में इसराइली कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इसराइल की तमाम रेगुलर और रिजर्व फोर्सेस को फौरी एक्टिव करने की मंजूरी दे दी गई। लेकिन इसमें एक मसला था, वो ये कि 6 अक्टूबर सबसे अहम यहूदी मजहबी त्यौहार यौम किपुर का दिन था। इस दिन यहूदी खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। ये आम छुट्टी का दिन था, यहाँ तक कि ज़्यादातर रेगुलर इसराइली फौजी भी छुट्टियों पर ही थे। नहर स्वेज़ के मशरकी किनारे पर, यानी सहराए सीना वाली साइड पर जहाँ इसराइल का कब्ज़ा था, वहाँ इसराइल की डिफेंस लाइन, जिसे बारलेव लाइन कहते हैं, वहाँ भी बहुत थोड़ी सी फोर्स थी। इसी तरह इसराइली कब्जे वाली गोलान हाइट्स और शाम के बॉर्डर पर, जिसे कि पर्पल लाइन कहते थे, वहाँ भी बहुत कम ज्यूइश फोर्सेस थी। यानी इसराइल इस हमले से निपटने के लिए पहले से बिल्कुल तैयार नहीं था। ये सब उसके लिए एक सरप्राइज होने जा रहा था। यौम किपुर की छुट्टी मनाते हुए फौजियों को वापसी में वक्त भी चाहिए था। फिर भी इसराइल को उम्मीद ये थी कि शाम 6 बजे से पहले पहले उनकी फौज इतनी एक्टिव हो जाएगी कि इस हमले को कुछ दिन के लिए झेल सकेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ फिर एक सरप्राइज था। हमला 6 बजे के बजाय दिन दोपहर 2 बजे शुरू हो गया, यानी 4 घंटे उस वक्त से पहले जो इसराइली फौज के जहन में था। और इस सरप्राइज के पीछे था एक बार फिर वही जासूस, मिस्री जासूस, या इसे इसराइली जासूस आप कहें, वो दी एंजल। आखिर ये जासूस था कौन? दोस्तों, इसका असल नाम अशरफ मरवान था। ये मिस्र के मरहूम सदर जमाल अब्दुल नासिर का दामाद था। इनकी बेटी मोना नासिर का शौहर। सदर जमाल अब्दुल नासिर की वफात के बाद वो नए प्रेसिडेंट अनवर सादात का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बन गया। इसी मुलाजमत के दौरान किसी वक्त वो मिस्री इंटेलिजेंस की तरफ से डबल एजेंट बनकर इसराइल को गलत मालूमात फराहम करने लगा। यानी वो बज़ाहिर दी एंजल के नाम से इसराइली मोसाद का एजेंट था, लेकिन असल काम वो मिस्री इंटेलिजेंस के लिए करता था। तो 6 अक्टूबर के मुतालिक इसराइल को मिसलीड करने के लिए भी मिस्र ने इसे ही इस्तेमाल किया था। इसने एक तो इसराइल को हमले के दिन की खबर देकर उनकी नज़रों में अपनी क्रेडिबिलिटी बना ली थी या बनाए रखी थी। दूसरा, उन्हें 4 घंटे बाद का वक्त बताकर कुछ रिलैक्स भी कर दिया था, यानी कि ये उसने अपने मुल्क का, मिस्र का फ़ायदा किया था। यही वजह थी कि 2 बजे जब हमला शुरू हुआ तो अर्ली वार्निंग के बावजूद इसराइल इस अचानक हमले को झेल नहीं पाया। यहाँ आप ये भी जान लें कि 6 अक्टूबर अगर यहूदियों के यहाँ यौम किपुर का दिन था, तो मुसलमानों के यहाँ भी रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा था और 10 तारीख थी। ज़्यादातर मिस्री फ़ौजी रोज़े से थे। हमले से पहले फ़ौजियों ने चाय और खजूरों से अपना रोज़ा तोड़ा, क्योंकि रोज़े की हालत में जंग मुमकिन नहीं थी। जाहिर है उन्होंने थक कर पानी भी पीना था, तो इसलिए रोज़ा उन्हें तोड़ना पड़ा, कज़ा करना पड़ा। ठीक 2 बजे मिस्री एयर बेसिस से 200 से ज़ायद लड़ाका तैयारे फ़ज़ा में बुलंद हुए और नहर स्वेज़ कैनाल पार करके सहराए सीना में इसराइली फोर्सेस पर टूट पड़े। इन्होंने इसराइल की एयर बेसिस, मिसाइल बैटरीज और रेडार साइट्स को शदीद नुकसान पहुँचाया। ताहम इस दौरान दुश्मन के फायर से 8 मिस्री तैयारे तबाह हो गए। कुछ पायलट्स भी मारे गए, जिनमें प्रेसिडेंट अनवर सादात के छोटे भाई आतिफुल सादात भी शामिल थे।
فضائی کارروائی کے بعد زمینی حملہ شروع ہو گیا۔ نہر سویز کے مغربی کنارے پر نصب مصری توپ خانے نے اسرائیلی مورچوں پر شدید بمباری شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں مصری فوجیوں نے ربر کی کشتیوں میں نہر سویز کو پار کر لیا۔ دوسرے کنارے پر جہاں اسرائیلیوں نے ریت سے حفاظتی اونچے بند بنا رکھے تھے وہ 20 میٹر بلند تھے۔ مصری فوجی نعرے لگاتے ہوئے اس بند پر چڑھ گئے لگے۔ ان فوجیوں کے پیچھے سینکڑوں انجینئرز بھی کشتیوں کے ذریعے اسی سائڈ پر اتر گئے۔ ان کے پاس بڑے بڑے پائپس اور موٹریں تھیں۔ انہوں نے ان پائپس کو نہر سویز میں ڈالا اور موٹریں چلا دیں۔ پائپ سے پانی کی بوچھاڑ نکلی اور ریت کا بند جگہ جگہ سے ٹوٹنے لگا۔ چند ہی گھنٹوں میں بند کے اندر بڑے بڑے شگاف ہو گئے، بڑے بڑے دروازے بن گئے۔ اب انجینئرز نے ان شگافوں کے سامنے نہر سویز پر عارضی پل بنانا شروع کر دیے۔ ایسے کم از کم 3 پل مختلف جگہوں پر نہر سویز پر بنائے گئے۔ جب پل بن گئے تو مصری فوجی گاڑیاں، ٹینکس اور بھاری توپیں انہی پلوں سے گزر کر بند کے شگافوں سے صحرائے سینا میں داخل ہونے لگیں۔ چند روز کے اندر تقریباً 1 لاکھ مصری فوجی نہر کراس کر کے اسرائیلی قبضے والے نہر سویز کے پار والے علاقے صحرائے سینا میں پہنچ چکے تھے۔